नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो मैं आपके सामने वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपके सामने वीडियो आएगा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो है। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, जीआईसी के लिए एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या अन्य किसी भी प्रदेश की जो परीक्षा टीजीटी लेवल या पीजीटी लेवल की हो रही है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यानी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हिंदी साहित्य के इतिहास से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आज का मेरा ये वीडियो है, इसी से है। आज मैं अपना ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो है पहला वीडियो इस पर अपलोड करने वाला हूँ, या जो आपके सामने आएगा, ये मेरा इतिहास से संबंधित जो है पहला वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास से। व्याकरण की वीडियो मेरी पहले से अपलोड हो चुकी हैं और भी आगे अपलोड होती रहेंगी। और अगर आप इसमें चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इससे संबंधित जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाली आगामी जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की होने वाली है, जो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की कौन कौन सी विधियां हैं। कई इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने इतिहास लिखे हैं, इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, वो किस पद्धति पर लिखे गए हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि इतिहास लेखन की कौन कौन सी विधियाँ हैं और किस इतिहासकार ने, जो प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने किस विधि पर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। सबसे पहले हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धति यहाँ पर है? इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इतिहास लेखन की हमारे सामने जो है करीब 5-6 पद्धतियाँ हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, ठीक है, आलोचनात्मक पद्धति है, इसके बाद आपकी हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, समाजशास्त्री पद्धति है और विधेयवादी पद्धति है। तो हम इन पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति की। वर्णानुक्रम, पहली जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति या तरीका, या पद्धति का मतलब क्या, विधि या तरीका है। ठीक है, तो इसमें रचनाकारों का परिचय जो हम देते हैं वो क्या है, इसमें रचनाकारों का परिचय, हम इसको लिख रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिए। इसमें रचनाकारों का परिचय, इसमें रचनाकारों का परिचय उनके नाम के पहले अक्षर, उनके नाम के प्रथम अक्षर, उनके नाम के प्रथम अक्षर को लेकर वर्ण के क्रम से, वर्ण के क्रम से, वर्ण के क्रम से वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक, मतलब कि यह, अगर हमको कई रचनाकारों का वर्णन करना है तो हम क्या करते हैं कि उनके नाम को हमको है वर्ण के क्रम में बैठा लेते हैं। अगर किसी का नाम अ से है तो पहले हम उसका वर्णन करेंगे अपने ग्रंथ में, फिर क से है तो वो बाद में आएगा, किसी का नाम ई से है या ओ से है तो वो
उसके पहले आएगा, यानी जो क्रम आपका है वर्णमाला का, उसके क्रम से उसके बारे में हम उस रचनाकार के बारे में वर्णन इस पद्धति में अगर इतिहास लेखन किया जाता है तो किया जाएगा। ठीक है, यह जो है यह एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति, यानी इसमें बहुत ही वो है, यह एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का जो मतलब इस विधि का प्रयोग किया गया है वो क्या, और ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है और यह प्राचीन पद्धति भी है। यह इतिहास लेखन की प्राचीन पद्धति है, यह इतिहास लेखन की प्राचीन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग, लिखने में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग, सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग गारशा द ताशी ने किया। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किसने किया, गारशा द ताशी। ये जो इतिहासकार हैं गारशा द ताशी, ठीक, इन्होंने किया। और इनका कौन ग्रंथ था, गारशा द ताशी ने अपने ग्रंथ जो इनके ग्रंथ का नाम था वो क्या है, अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी शब्द यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं है, क्या है, हिंदुस्तानी है। ठीक है, वो इस पर प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, इस पर इन्होंने हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इस ग्रंथ में इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, क्या है, अपने ग्रंथ में प्रयोग किया। ठीक, इसके अलावा और किसने प्रयोग किया है, इनके अलावा शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ जो है, शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, इसके अलावा शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ, कौन सा इनका इतिहास ग्रंथ है, ये है शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ में जो इन्होंने इतिहास लिखा उसमें इस विधि का प्रयोग शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इस विधि का प्रयोग किया है। इस विधि यानी वर्णानुक्रम विधि, इस विधि का प्रयोग किया है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, ये जो है पहली विधि जो है क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति, यानी एक निश्चित क्रम में, वर्ण के क्रम में उन इतिहासकारों के रचनाओं का जो है, जो इतिहासकार रचना करता है, तो जिन रचनाकारों की बात उसमें करनी है, एक वर्ण क्रम में उनका नाम, उसी क्रम से उनके बारे में जानकारी देता जाता है। तो सबसे पहले जो इस विधि का प्रयोग गारशा द ताशी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में इन्होंने प्रयोग किया। इनके अलावा शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा वो है शिव सिंह सरोज, उन्होंने भी इसी पद्धति का इसमें प्रयोग
किया हुआ है। और ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है आपसे कि इस्तवार द लालित्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किस विधि से लिखा गया है, या शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ को लिखने में किस विधि का, इतिहास लेखन की किस विधि का प्रयोग किया है। तो ये प्रश्न आपके लिए इस तरह से आता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगले मेथड पर आते हैं। अगला जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। लिखिए। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा जो मेथड आ रहा है इसमें है कालानुक्रम पद्धति। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अपने मोबाइल में। अब देखिए दूसरा है क्या, कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति ये इतिहास लेखन की पद्धति। इसमें क्या होता है कि रचनाकारों को उनके कालक्रम के अनुसार वर्णित किया जाता है। इस पद्धति में रचनाकारों के जन्म समय के आधार पर उनका वर्णन किया जाता है। यह इतिहास लेखन की लोकप्रिय पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति है। ठीक है, और इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो है, इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग, इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ, जो इनका ग्रंथ है वो है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ जो इनका इतिहास ग्रंथ है उसका नाम, अपने ग्रंथ, ये क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहले ये नादर्न हिंदुस्तान था, फिर ये हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ये जो इनका ग्रंथ था वो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। किस पद्धति का उपयोग? ये कालानुक्रम पद्धति। जो कालानुक्रम पद्धति यानी कि रचनाकारों के जन्म समय के आधार पर उनका वर्णन अपने ग्रंथ में इन्होंने
किया, ठीक है। और ये सबसे प्रचलित पद्धति इतिहास लेखन की। जब इतिहास लिखा जाता है तो एक क्रम में, यानी इस समय कौन सा रचनाकार पैदा हुआ उसके बारे में वर्णन करके फिर अगले समय में कौन सा रचनाकार आया तो वो इस पर हुआ, ठीक है। तो ये तो इन्होंने लिखा। और ये ध्यान रखें कि ये जो लिखा गया था, ये जो ग्रंथ लिखा गया था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास तो था, यहाँ पर ये लिखें, यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा, यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसी तरह से जो पहले मैंने लिखवाया गारसा द तासी का, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो था गारसा द तासी का, वो फ्रेंच भाषा में। इसके बारे में और डिटेल में हम अगली कक्षाओं में बात करेंगे, और कि कितने भाग उसके हैं, कौन सा उसका सन है, किस भाषा में लिखा गया, वो उस पर हम बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य जानकारी के लिए क्या है कि यह मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो, यानी ये ग्रंथ है, इनके अलावा यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के अलावा, इनके अलावा मिस्र बंधुओं ने, इनके अलावा मिस्र बंधुओं ने, अपने ग्रंथ, इनका ग्रंथ क्या था, मिस्र बंधु विनोद, अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद, ये इसके 4 भाग हैं, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद की रचना जो है इसी पद्धति में किया इन्होंने। किसमें किया, मिस्र बंधु विनोद की रचना कालानुक्रम पद्धति में किया, की रचना कालानुक्रम पद्धति में किया। तो देखिए अभी तक आपको 4 रचनाकारों का नाम इतिहास के पता चल गया कि किसने किसमें किया। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु विनोद हैं। इसके पहले जो था उसमें कौन था, गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर थे, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने ग्रंथों का इन पद्धतियों में प्रयोग किया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगली बात करेंगे आलोचनात्मक पद्धति की। नोट डाउन करें। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अगर नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले की बात करेंगे। जो तीसरा मेथड इसमें है, या तीसरी पद्धति है, वो क्या है, आलोचनात्मक पद्धति, ठीक है। आलोचनात्मक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, ठीक है। यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक पद्धति का मतलब क्या है। सबसे पहले हमको ये जान लेना है आलोचनात्मक क्या होता है। तो ये क्या है, गुण दोष बतलाना, ठीक। आलोचनात्मक का मतलब क्या हो गया, गुण दोष बतलाना या बताना, ठीक है। क्या, किस तरह का गुण दोष बताएं, 2 तरीके का होता है। एक, अगर हम अपनी मान्यताओं के अनुसार बताते हैं तो वह क्या होती है, आलोचना होती है। नहीं, अपनी मान्यताओं के अनुसार अगर हम अपना गुण दोष बता रहे हैं, किसी भी रचना का हमने अपना कोई मानदंड सेट किया, उसके अनुसार बता रहे हैं। और दूसरा एक होता है शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, यानी जो शास्त्र के नियम है, काव्य शास्त्र के अनुसार, या जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके आधार पर अगर हम किसी के गुण दोष की विवेचना करते हैं तो उसको हम समालोचना या समीक्षा कहते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इसको भी आप समझते रहिए कि उसको हम समीक्षा किसको कहेंगे और आलोचना किसको कहेंगे, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या होता है, देखिए, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों, वह पद्धति
जिसमें रचनाकारों वह पद्धति जिसमें, इधर नहीं आएगा, ठीक है, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के गुण दोषों का वर्णन किया जाए, उनकी रचनाओं के गुण दोषों की बात की जाए, गुण दोषों की बात की जाए, उस पद्धति को आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं, ठीक है, उस पद्धति को आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं, आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि वह पद्धति जिसमें रचनाकारों से अधिक, उनके परिचय से अधिक हम क्या करते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें क्या गुण दोष हैं उनकी बात जब करते हैं इतिहासकार, तो उस तरह से जब इतिहासकार लिखा जाता है तो वह क्या करता है, इतिहास जो लिखता है इतिहासकार, तो उसमें परिचय से ज़्यादा रचनाओं में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसका जब वर्णन करेगा तो वो क्या होती है, आलोचनात्मक पद्धति होती है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसने आलोचनात्मक पद्धति में इतिहास लिखा, ठीक है, तो इस पद्धति में सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक, ये नाम ही इसमें है, आलोचना पद्धति की बात इसमें की गई है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। इस ग्रंथ में इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया, यहाँ पर देखिए आपको एक एक रचनाकार जो हैं, इतिहासकार हैं साहित्य के, उनकी रचना का नाम भी आपको पता चल रहा है और किस पद्धति में उन्होंने ये रचना किया है वो आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा। और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह रचना या यह इतिहासकार जो है, इतिहास ग्रंथ हैं, उन्होंने जो है किया है, जो इतिहास ग्रंथ की रचना किया है वो किस पद्धति में की गई है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रयोग किया, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कौन सी पद्धति में, आलोचनात्मक पद्धति में, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको दूसरा अगले बात करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति में जो इतिहास लिखा गया था उसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने इस पद्धति का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उसकी बात हम अब करेंगे, ठीक है। आपने इसे लिख लिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये चौथा इसका जो मेथड है वो है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति, चौथा तरीका, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक
ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें है, इस पद्धति में शास्त्रीय मान्यताओं, इस पद्धति में शास्त्रीय मान्यताओं, शास्त्रीय मान्यताओं एवं भाषा विज्ञान, शास्त्रीय मान्यताओं एवं भाषा विज्ञान, शास्त्रीय मान्यताओं, ठीक है, शास्त्रीय मान्यताओं एवं भाषा विज्ञान आदि के आधार पर, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर, आदि के आधार पर रचना का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, किया जाता है, इस पद्धति को किया जाता है, इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, इस पद्धति में सर्वप्रथम इस पद्धति में इतिहास लेखन, इस पद्धति में इतिहास लेखन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इतिहास लेखन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। इन्होंने अपने ग्रंथ, गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया, इस पद्धति का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया, ठीक, ये रहा वैज्ञानिक पद्धति का, ठीक है। और इनके बारे में और जो हैं सन और चीज़ें फिर आगे हमारी जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रही वैज्ञानिक पद्धति, आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद देखिए अगली जो पद्धति है वो क्या है, समाजशास्त्री पद्धति, ठीक है, समाजशास्त्री पद्धति। पांचवा हो गया, ये है समाजशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि इतिहासकार जो रचना करता है उसमें क्या है कि रचनाकारों का मूल्यांकन, इस पद्धति में, रचनाकारों का मूल्यांकन, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ, रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने, समाज को प्रभावित
करने के आधार पर किया जाता है, करने के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। यानी कि कोई भी रचनाकार जो है जब इस पद्धति से इतिहास लिखा जाता है तो कौन सा रचनाकार समाज को किस तरह से उसने प्रभावित किया है, उसकी रचना में जो बात आई है, समाज के लिए क्या परिवर्तन लाया है या क्या और चीज़ें हुई हैं, उसकी बात उस पर उस आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो इस पद्धति में जो सर्वप्रथम लिखा इतिहास ग्रंथ, इस पद्धति में सर्वप्रथम हिंदी इतिहास की बात हो रही, हिंदी साहित्य के इतिहास की, सर्वप्रथम कौन किया इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ, इनके 3 ग्रंथ थे, द्विवेदी जी ने अपने सभी ग्रंथ का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अपने इतिहास संबंधी, अपने इतिहास के सभी ग्रंथ, अपने इतिहास संबंधी सभी ग्रंथों में, इतिहास संबंधी सभी ग्रंथों में इस हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहास संबंधी सभी ग्रंथों में इसका प्रयोग किया, ठीक। अब देखिए इनके इतिहास से संबंधित जो है 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से थे? एक है पहले हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास है, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। पहला क्या है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये ग्रंथ निम्न है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, एक ग्रंथ इनका ये रहा, ठीक। दूसरा ग्रंथ इनका रहा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पर भी यही नियम लगा है, आदिकाल। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, तीसरा ग्रंथ इनका रहा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ये तीनों ग्रंथ जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, उद्भव एवं विकास। ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और इसमें क्या कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है? समाज शास्त्री पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है। और क्या है उसमें कि रचनाकारों ने, यानी जिसमें रचनाकारों का वर्णन किया गया है, उन्होंने यानी उनकी रचना ने, रचनाकारों की रचनाओं ने समाज को किस तरह से प्रभावित किया, उस आधार पर इनकी बात इसमें रखी गई। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बातें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विधेयवादी पद्धति की, ठीक है। जो इसका इतिहास लेखन की पद्धति, अगली पद्धति विधेयवादी पद्धति, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लें, सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, क्या है विधेयवादी पद्धति। जो छठवां इसका मेथड है वो क्या है? विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। यह इतिहास लेखन की आधुनिक पद्धति है, ठीक है, नवीनतम पद्धति है। यह इतिहास लेखन की, यह इतिहास लेखन की, यह इतिहास लेखन की नवीनतम या आधुनिक, कह लीजिए नवीनतम या
आधुनिक पद्धति है, नवीनतम या आधुनिक पद्धति है, तम या आधुनिक पद्धति है। इसमें क्या होता है, इसमें रचनाकारों का शास्त्रीय विवेचन, उनका समय क्या है, युग बोध की प्रवृत्ति क्या है, युग बोध की प्रवृत्ति, समाज को प्रभावित करने का कारक क्या है, समाज को प्रभावित करने का कारक, समाज को प्रभावित करने का कारक व वैज्ञानिक विवेचना, यानी ये सभी चीजें इसमें आती हैं, कारक व वैज्ञानिक विवेचना, फिर से वाक्य को देख लें। यह इतिहास लेखन की नवीनतम या आधुनिक पद्धति है। इसमें रचनाकारों का शास्त्रीय विवेचन, समय, युग बोध की प्रवृत्ति, समाज को प्रभावित करने का कारक वह क्या होता है, वैज्ञानिक विवेचना की जाती है। ठीक, इस तरह से ये इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, अब जो है ये इतिहास इस तरह से इसमें सभी चीजें शामिल कर ली जाती हैं और ये नवीनतम विधि है। इस तरह से इतिहास लिखने की जो शुरुआत किया था विश्व में सबसे पहले, वो किसने किया था, इस विधि को हम क्या कहते हैं, विधेयवादी। यहाँ पर क्या हो गया, रचना की जाती है, इस विधि को विधेयवादी विधि कहते हैं। इस विधि को विधेयवादी विधि या पद्धति कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। विश्व में इस पद्धति के जन्मदाता जो हैं, विश्व में इतिहास लेखन की इस पद्धति, विश्व में इतिहास लेखन की इस पद्धति के जन्मदाता कौन है, तेन महोदय। ठीक है, जन्मदाता जो है तेन, TEN, तेन महोदय। ठीक है, तेन महोदय हैं। विश्व में इतिहास लेखन की इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय हैं। अतः इनको आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। अतः इनको आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। ठीक, अब इस तरह से सबसे पहले जो है इस विधि में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, इस विधि में या इस पद्धति में, इस विधि में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का लेखन किया है। इस विधि में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इनका ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की, तो यहाँ देखिए आपको ये पूरा हमने लिख दिया है। क्या हुआ कि विधेयवादी पद्धति है क्या, इस पद्धति में इतिहास लेखन की नवीनतम या आधुनिक पद्धति है।
इसमें रचनाकारों का शास्त्रीय विवेचन, जो भी रचनाकार उसमें शामिल किए जाएंगे, क्या होगा? शास्त्रीय विवेचन, समय, युग बोध की क्या है? प्रवृत्ति, समाज को प्रभावित करने का कारक और वैज्ञानिक विवेचना की जाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? विधेयवादी विधि कहते हैं। ठीक, और इस पद्धति के जनक कौन है? तेन महोदय हैं। आधुनिक इतिहास लेखन की जो पद्धति के जन्मदाता हैं वो तेन महोदय हैं, और इस लेखन की इसीलिए इनको जनक माना जाता है। और सबसे पहले जो इस लेखन का प्रयोग किया अपने इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका लिखा गया है, जिसको सब लोग जानते हैं, उस पद्धति में लिखा गया है। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में। तो इस तरह से ये पद्धति जो है बहुत ही आधुनिक और नवीनतम पद्धति है, और लोग इसमें इसको लिखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है वो किस विधि में लिखा गया, किस पद्धति में लिखा गया है, तो उसका उत्तर क्या है? विधेयवादी पद्धति। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहाँ पर यहीं समाप्त होती है। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। फिर आगे जो हमारी क्लास आएगी उसमें क्या होगा? इतिहास लेखन के क्या स्रोत हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसको स्रोत कहाँ कहाँ से मिला, उस पर हमारी अगली क्लास होगी, और आप उसको देखना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अगली क्लास का भी आनंद उठा सकें। धन्यवाद।